सियासत के रामपथ में आज हम करेंगे पड़ताल कि राम की भक्ति में वोट की कितनी शक्ति है, सनातन का संकल्प जीत की कितनी बड़ी गारंटी है और आखिर मोदी के रामपथ से विजय पथ कैसे सुनिश्चित होगा। सियासत के रामपथ के इस एपिसोड में अयोध्या चित्रकूट के बाद कर्नाटक के बेलगावी से होते हुए हम पहुँचे हैं हम्पी। जिसे प्राचीन काल में वानरों की नगरी किष्किंधा के नाम से जाना जाता था, जहां है रामायण के साक्षात प्रमाण। जहां वनवास के दौरान सीता की खोज में राम और उनके अनन्य भक्त हनुमान का मिलन हुआ। यहीं पर है अंजनी पर्वत, हनुमान जी की जन्मस्थली। जहां त्रेता युग में भगवान राम ने बाली का वध करके अपने मित्र सुग्रीव को न्याय दिलाया। 2024 के चुनाव में सत्ता के महासंग्राम में हम्पी यानी प्राचीन किष्किंधा का क्या महत्व है, ये आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सियासत के रामपथ की ये यात्रा। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का हमारी चुनावी स्पेशल सियासत का रामपथ में। रामपथ की यात्रा में आज हम बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव पर मौजूद हैं। आज जिस स्थान पर मौजूद हैं वो राम रथ यात्रा में या राम की कथा में बहुत महत्वपूर्ण अहम स्थान रखता है। हम मौजूद हैं हम्पी में। हम्पी जो त्रेता युग का किष्किंधा कहा जाता था और संत तुलसीदास जी की रामचरितमानस में किष्किंधा पर पूरा का पूरा एक कांड है। यानी कि राम कथा में जितनी महत्वता किष्किंधा की है, आज के सियासी परिप्रेक्ष्य में, आज की राजनीति में भी किष्किंधा की महत्वता उतनी ही है। ये जगह जहां पर राम और हनुमान का मिलन हुआ, जहां पर दोस्ती हुई, जहां पर रणनीति तैयार हुई। लेकिन उससे पहले मैं आज रामपथ की इस यात्रा में शुरुआत की थी अयोध्या से। अयोध्या से चलकर हम प्रयागराज पहुंचे, वहां से चलकर हम चित्रकूट गए, चित्रकूट से हम पंचवटी बेलगांव होते हुए किष्किंधा पहुंचे हैं। ये वही जगह है जहां पर राम और हनुमान का मिलन हुआ, जहां पर लंका पे विजय की रणनीति तय हुई, जहां पर सुग्रीव से मित्रता हुई और जहां पर हनुमान ने बाली का वध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामराज और राम राज्य की बात दोहराते रहते हैं और सिर्फ दोहराते ही नहीं, उन्होंने राम मंदिर की स्थापना कर अपना वादा पूरा किया और वादे के साथ साथ राम की जो परिकल्पना है, राम की जो प्रेरणा है, उसे भी अपने जीवन और राजनीतिक जीवन में हमेशा उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए राम ने क्या किया। जब वो किष्किंधा में आए, वो हनुमान से उनकी मित्रता हुई, आत्मीयता हुई। उसके बाद उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया किष्किंधा का, बाली की वध करने के बाद। जब बाली का वध हुआ, सुग्रीव राजा बने, तब उसके बाद सुग्रीव ने लंका विजय के लिए पूरी की पूरी वानर सेना तैयार कर दी। यानी कि रणनीति तैयार हुई, मित्रता हुई, एक दूसरे की समानता हुई, एक दूसरे के साथ समता हुई, साथ मिलकर चलकर साथ एक साथ बड़े लक्ष्य की सोच बनी और उस बड़े लक्ष्य की तैयारी हुई। राम की लीडरशिप क्वालिटीज कि सबको साथ लिया, मित्रता की और उसके साथ साथ हर व्यक्ति की क्या क्षमताएं हैं, उस क्षमताओं के साथ पूर्ण उसका उपयोग भी किया, जिसकी जो क्षमता है उसका पूरा प्रयोग भी किया। और फिर लंका पर चढ़ाई शुरू हुई सबके साथ, मित्रों के साथ। और ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 400 पार के लक्ष्य को भेदने के लिए, उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए मित्रता कर रहे हैं। हम आपको आज किष्किंधा लेकर आए हैं और किष्किंधा दक्षिण का वो इलाका है, यानी कि कर्नाटक दक्षिण का द्वार माना जाता है। यहीं से, क्योंकि 400 पार का जो लक्ष्य है उसे भेदने, उसको पार करने के लिए दक्षिण बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
और ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में जेडीएस को अपना साथी बनाया, उसके बाद आंध्रा में सहयोगी दलों को साथ लिया, टीडीपी को साथ लिया, उनसे मित्रता करते हुए आगे बढ़ते गए और फिर इस तरीके से साथ में पवन की अगर बात करें, साथ में तमाम सहयोगियों को बात करते हुए बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब मित्र साथ होते हैं तो विजय दूर नहीं। ये प्राचीन काल की किष्किंधा है, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है। यहीं पर है अंजनी पर्वत, जहां पवन सुत हनुमान का जन्म हुआ, और दूसरा है ब्रह्म सरोवर, जो काफी पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड में केवल 4 सरोवर बनाए और उनमें से ये एक है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति के साथ ही सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो ऋषिमुख पर्वत जहाँ श्री राम ने बाली का वध किया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों का प्रतीक है ये हम्पी। जब माता सीता का रावण ने हरण किया, तब राम लक्ष्मण सीता की खोज में वानर राज सुग्रीव से मिले और सुग्रीव ने किष्किंधा में ही माता सीता को खोजने की शपथ ली। कर्नाटक के बेलगावी में सबरी आश्रम के बाद सियासत के रामपथ में हम्पी यानी किष्किंधा को नहीं समझा तो ये यात्रा अधूरी मानी जाएगी। अगर सियासत के आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्योंकि ये चुनावी यात्रा है, और आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सियासत में एक रणनीतिकार होता है। हम रणनीति की बात करते हैं, हम सियासत में पॉलिसीज की बात करते हैं, हम अगले स्टेप की बात करते हैं, हम राजनीति में रणनीति का किस्सा जरूर करते हैं। मुझे लगता है अगर हम रामायण काल को याद करेंगे तो उस पूरी रामायण राम कथा में हनुमान जी की रणनीति बेहद महत्वपूर्ण रही। उस राम कथा को महान रामायण बनाने में हनुमान जी का जो रोल था वो बेहद महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि शायद पूरी राम कथा के रणनीतिकार हनुमान जी थे। प्रभु श्री राम और हनुमान जी यही मुलाकात हुई और उसके बाद सुग्रीव बाली के साथ मिलकर हनुमान जी और श्री राम लंका की तरफ सीता जी को बचाने, उनको वापस लाने के लिए कूच किया। यानी जो असली युद्ध था महिलाओं के अपराध के खिलाफ, जो असली युद्ध था रावण जैसे अहंकारी जो राजा था उसके खिलाफ, वो युद्ध, और वो हनुमान ही थे जिन्होंने, जो वानर थे और रावण बड़े जैसे राजा थे जिनकी सोने की लंका थी, और हनुमान ने वहां जाकर उनको रणनीति के तहत उनको पटाक्षेप किया। पूरी लंका अकेले हनुमान जी ने जला दी। और पूरी रामायण में हनुमान जी, उनकी ताकत, उनके किस्से और उनकी भक्ति श्री राम के प्रति हम सबके बीच में। दक्षिण भारत में किष्किंधा के सियासी मायने क्या है? क्या मोदी इस बार दक्षिण में इतिहास रचने वाले हैं? एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक बात कॉमन है, जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं 400 पार का नारा जरूर लगता है। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? कैसे दक्षिण का किला भेद कर मोदी कमल खिलाएंगे? सियासत के रामपथ के इस एपिसोड में ये समझना बेहद जरूरी है। जैसे प्रभु श्री राम ने लंका विजय के लिए वानर सेना को अपने साथ जोड़ा, उसी तरह पीएम मोदी दक्कन में कमल खिलाने के लिए कौन कौन से साथियों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। 2024 के सियासी समर में बहुत अहम रहने वाला है जेडीएस से गठबंधन और पीएम मोदी की रणनीति को समझना होगा, क्योंकि तभी 400 पार का संकल्प पूरा हो सकता है। कर्नाटक की 28 सीटों पर कांग्रेस और एनडीए आमने सामने है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जनता दल सेक्युलर से समझौता किया है। इस बार बीजेपी कर्नाटक में 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीएस को 3 सीटें दी गई हैं। राज्य में मुकाबला कांग्रेस और एनडीए के बीच है। चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार।
अगर पीएम मोदी को 400 का मिशन हासिल करना है तो सबसे ज्यादा जोर दक्षिण भारत में ही लगाना होगा। साउथ इंडिया में जहां लोकसभा की 130 सीटें हैं, साउथ मोदी का साथ देगा। 24 में चमत्कार होकर रहेगा। कर्नाटक में इस बार बीजेपी और जेडीएस एक साथ मैदान में है। बीजेपी और जेडीएस के साथ आने से कर्नाटक का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। कर्नाटक की आबादी में करीब 17% भागीदारी वाला लिंगायत समुदाय बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। वहीं लिंगायत के बाद करीब 15% आबादी वाला वोक्कालेगा समुदाय दूसरा सबसे प्रभावी समाज है, जो परंपरागत रूप से जेडीएस का वोटर माना जाता है। जेडीएस प्रमुख HD देवगौड़ा भी खुद वोक्कालेगा समुदाय से ही आते हैं। दो पार्टियों के साथ आने से सूबे में एनडीए का वोट बेस करीब 32% आबादी हो जाएगा। गठबंधन की स्थिति में दोनों ही दलों के वोट एक दूसरे को कितना ट्रांसफर हो पाते हैं, ये एक अलग विषय है, लेकिन सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों के लिहाज से एनडीए की जमीन को मजबूती मिल सकती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि कर्नाटक में अकेले दम बहुमत की सरकार चलाने वाली बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले जेडीएस की बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ गई। इसकी जड़ें 2023 के कर्नाटक चुनाव नतीजों में है। 2023 के कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को 36.3% वोट शेयर के साथ 66 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस को 43.2% वोट के साथ 135 सीटें। जेडीएस को सीटें 19 से मिली, लेकिन पार्टी 13.4% वोट पाने में सफल रही थी। वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर करीब 7% था। दूसरा पहलू ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 51.7% वोट शेयर के साथ 28 में से 25 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 32.1% वोट के बावजूद एक ही सीट से संतोष करना पड़ा था। जेडीएस को 9.7% वोट के साथ एक सीट पर जीत मिली थी। कर्नाटका की 28 सीटें, ऑल 28 सीट बीजेपी एनडीए को देने के लिए मैं आज आपको प्रार्थना करने आया हूं। 4 जून को 400 पार, 4 जून को 400 पार के मिशन में कर्नाटका की आप सभी मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। मिशन दक्षिण को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और अपना प्रदर्शन बेहतर करने की चुनौती है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो दक्षिण भारत में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। जहां कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें हासिल की थी और 51% वोट मिले थे। वहीं तमिलनाडु की 39 सीटों पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था और 4% वोट प्रतिशत रहा। इसी तरह केरल में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट 13% मिले और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी 0 पर ही सिमट गई, जबकि तेलंगाना में 17 सीटों में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 20% वोट हासिल हुए। बीजेपी को भरोसा और पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक जैसा ही प्रदर्शन वो इस बार सभी साउथ के राज्यों में करना होगा। अगर 400 के लक्ष्य को पाना है तो हर राज्य में सीटों के नंबर को बढ़ाना होगा। लेकिन सवाल है कि आखिर पीएम मोदी के 400 सीट जीतने के लक्ष्य का आधार क्या है और उसके लिए चुनौतियां क्या है। बीजेपी मोदी 3.0 को तय मान रही है। विपक्ष भी जाने अनजाने में बोल जाता है कि मोदी 400 पार। तो क्या माना जाए? देश में राम लहर है, सनातन की सुनामी है। बीजेपी को भरोसा है कि एनडीए के सहयोगी
और मोदी के दम पर वो दक्कन में भी प्रचंड जीत हासिल करेगा। जैसे प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए रावण का संहार करने और माता सीता को वापस लाने के लिए वानरों की सेना के साथ मिलकर वानर राज सुग्रीव को मित्र बनाकर रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की, विजय का उद्घोष किया। ठीक वैसे ही पीएम मोदी भी 2024 के इस चुनावी महासंग्राम में दक्षिण भारत की इस पावन भूमि से 400 सीटों के आंकड़े को पार करने में पूरी ताकत से जुटे हैं। भगवान राम सुग्रीव के मित्र थे, लेकिन सिर्फ इस मित्रता के चलते ही उन्होंने बाली का वध नहीं किया था। बाली के वध के पीछे की वजह थी बाली का अन्याय। बाली ने अपने ही भाई के राज्य और उनकी पत्नी पर कब्जा कर लिया था और इस अन्याय की वजह से ही भगवान राम ने बाली का वध किया और अंत समय में बाली ने अपने बेटे अंगद का हाथ प्रभु श्री राम के हाथ में रख दिया, क्योंकि बाली जानते थे कि श्री राम का रास्ता ही सही रास्ता है और अपने पिता का मान रखते हुए अंगद ने वही किया जो उनके पिता ने कहा और प्रभु श्री राम के रास्ते पे चल पड़े और ऐसा साथ निभाया कि बिना डरे वो अकेले दूत बनके राम के दरबार में जा पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति और राजनीतिक तरीका भी शायद ऐसा ही है। वो जानते हैं कि दक्षिण और उत्तर के बीच की खाई को बढ़ाकर राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वो सत्ता पे काबिज होने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए उत्तर और दक्षिण के बीच में विभाजन की रणनीति कर रहे हैं। वो कभी भी उत्तर और दक्षिण को एक साथ नहीं होने देना चाहते, जिससे सत्ता हाथ में बनी रहे। और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहयोगी दलों के साथ चलना और सबसे बड़ी बात, राम के रास्ते पर, राम के नाम पर उत्तर और दक्षिण को एक साथ जोड़ देना। जब से रामलला की स्थापना अयोध्या में हुई है, उससे बहुत पहले से प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर और दक्षिण को राम के नाम के साथ इस पूरे देश को, उत्तर को दक्षिण को एक माला में पिरो दिया है और उत्तर दक्षिण को एक साथ मिला दिया है। यही रणनीति एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प भी दर्शाती है। एनडीए का मिशन 400 पार, दक्षिण भारत चौंकाएगा इस बार। साउथ में पहली बार किसी नेता की ऐसी लोकप्रियता दिखाई दे रही है। मोदी की झलक पाकर लोग भावुक हैं, तो उनका अभिनंदन कर रहे हैं। पीएम मोदी का स्वागत किसी नायक की तरह किया जा रहा है। केरल के पल्लकड़ में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। तो तमिलनाडु के सेलम में भी मोदी की रैली में पैर रखने की 1 इंच जमीन नहीं बची। वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी ऐसा ही नजारा था। पीएम मोदी के दक्षिण दौरे की शुरुआत लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक 1 दिन पहले हुई। मतलब जब तक चुनावी रणभेरी बजी, तब तक पीएम मोदी ने महज 7 घंटे यानी 420 मिनट में तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना की 76 लोकसभा सीट नाप डाली, जबकि पूरे 5 दिनों के दौरान 120 घंटे में 129 सीटें कवर करी। 2024 की लड़ाई में अगर इतिहास रचना है तो दक्षिण में शानदार प्रदर्शन करना होगा। पीएम मोदी का दक्षिण पथ कई मायनों में खास है। बीजेपी के सामने चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन हर चुनौती से पार पाने के लिए मोदी की पार्टी के पास प्लान सेट है। मोदी के सामने है 27 दलों का इंडिया गठबंधन, जिसके लिए 24 का चुनाव अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव हो सकता है। क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है,
इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। एक तरफ बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता लाभार्थी तक पहुंचने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं पीएम मोदी की गारंटी का नारा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। तो संगठनात्मक तौर पर भी बीजेपी खुद को और मजबूत कर रही है। केरल में पिछले 3 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। वहीं तमिलनाडु में AIADMK से टूटने के बाद बीजेपी अलग थलग पड़ गई है, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। मोदी की दक्षिण यात्रा का रामायण से क्या कनेक्शन है, उसे भी समझना होगा। सियासत के रामपथ में मोदी की शक्ति साधना है, सनातन का वोट बैंक है, और यही दक्षिण विजय में रामबाण साबित होगा। किष्किंधा में अगर भगवान राम को हनुमान ना मिलते तो समुद्र लांघ कर लंका कौन जाता, माता सीता के बारे में पता कौन लगाता, और लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी कौन लाता। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में सियासत में बात करें तो नरेंद्र मोदी के लिए हनुमान का काम अपने कार्यकाल में अमित शाह ने किया, रणनीति तय की। जिस तरीके से हनुमान जी ने रामकाज का काम ना सिर्फ पूरी तन्मयता से किया, बल्कि राम के बताने से पहले ही काम को पूरा कर देते थे, ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी सेना तैयार की। नरेंद्र मोदी की सेना ठीक वैसे ही जैसे हनुमान की सेना ने लंका में हलचल मचा दी थी, नरेंद्र मोदी की सेना ने भी विपक्षियों के गढ़ में हलचल मचा दी। पहले अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में हलचल मचाकर 80 सीटों वाले राज्य में हलचल मचाई, सत्ता काबिज की। और अब बात अगर दक्षिण की करें तो नरेंद्र मोदी ने अन्नामलाई के रूप में हनुमान की तरह काम कर रहे प्रदेश अध्यक्ष के साथ तमिलनाडु में एंट्री करी है। और वैसे ही जैसे अन्नामलाई सारा मोदी के काम काज को वैसे ही संभाल रहे हैं जैसा मोदी चाहते हैं। मोदी के बताने से पहले ही अन्नामलाई ने पूरे तमिलनाडु में पदयात्रा कर डाली, करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर भाषण दिए, यात्रा की। क्योंकि जहां पर जिस तमिलनाडु में, जिस धरती पर भारतीय जनता पार्टी का कोई काडर नहीं था, कोई सीट नहीं थी, वहां पर काडर खड़ा किया, ऊर्जा भरी, यानी अपनी सेना में ऊर्जा भरने का काम आज के हनुमान अन्नामलाई ने दक्षिण में नरेंद्र मोदी के लिए किया। और फिर विपक्ष के गढ़ में हलचल पैदा कर दी, डीएमके को टेंशन बढ़ा दी। बीजेपी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में हैट्रिक का लक्ष्य कैसे पूरा करेगी। बीजेपी को बखूबी पता है कि लक्ष्य आसान नहीं है, लेकिन मोदी की अगुवाई में पार्टी धीरे धीरे दक्षिण में भी अपनी पैठ बढ़ा रही है। बीजेपी के साउथ के मिशन 50 फॉर्मूले के धरातल पर उतारने का जिम्मा पीएम मोदी ने खुद संभाल रखा है, जिसके लिए दक्षिण के राज्यों में प्रचार कर रहे हैं और विकास की कई योजनाएं शुरू कर रहे हैं। बात सिर्फ हिंदू आस्था के स्थलों के विकास और बदलती तस्वीर की नहीं है, बल्कि नीति और नियत की भी है। बात सबका साथ सबका विकास के संकल्प की है। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सनातन का सबसे बड़ा समागम 2024 के चुनाव के लिए बहुत काम आने वाला है। बीजेपी को अगर 400 के लक्ष्य को हासिल करना है तो साउथ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दक्षिण भारत में कर्नाटक में बीजेपी का बड़ा जनाधार रहा है और तमिलनाडु और केरल ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी को लग रहा है कि वो पैर जमा सकती है। यानी पीएम मोदी ने लकीर खींच दी है कि उन्हें बीते 10 सालों में किए गए कामों पर पूरा भरोसा है और अगर वो हर मंच से 400 पार का नारा दे रहे हैं और उसके पीछे जनता के इसी भरोसे का दम है। हिंदी पट्टी के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी पहले ही काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। करीब आधा दर्जन राज्य तो ऐसे हैं जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, यानी यहाँ से सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। ऐसे में बचता है दक्षिण का द्वार। इसीलिए बीजेपी
और पीएम मोदी का प्रयास है कि इस बार दक्षिण से ज्यादा सीट जीतकर 400 के आंकड़े को हासिल कर राह आसान बनाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।